Hello everyone, online class 8, subject SST, chapter 8, British policies and administration in India after 1858। 1898 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और उनकी नीतियाँ। You have learned in chapter 3 how the heroes of the first freedom struggle led their lives and gave a severe jolt to British rule by showing their might and determinations to shake the foundations of the British thought. British government suppressed the struggle of 1857, but this struggle was a warning bell for British government. A new phase began in Indian history. The British government was under pressure, and so they decided to make important changes in administrative setup। पिछले पाठ में आपने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों ने अपना बलिदान देते हुए भारत में अपनी अंग्रेजी शासन पर प्रहार कर न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया वरन अंग्रेजी शासन को नींव हिला दी। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरे का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया, किंतु इस घटना ने इंग्लैंड की सरकार को झकझोर कर रख दिया। यहाँ से भारतीय इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ है। ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में नए सिरे से विचार करने के लिए विवश हुई है। परिणाम स्वरूप भारत के ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, नवीन प्रशासनिक स्वरूप। द ब्रिटिश गवर्नमेंट terrified by the resentment and revolts against the British during first freedom struggle squarely blamed East India Company. The British held the administrative and economic policies of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप ही सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गई। द एक्ट ऑफ 1858 ईस्वी की अधिनियम। इम्प्लीमेंट्री the changes in administrative policies, the British government passed a chapter act in 1858 now as Act of 1858 flowing point were incorporated in the ordinance। ब्रिटिश सरकार ने अपने आप प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी के एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 ईस्वी के अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए। फर्स्ट, द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। भारत के प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिए गए। द Viceroy was made representative of the Queen in India। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बना दिया गया। A post of the Secretary of India and his council was constituted in England for control over administration in India। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव और उसकी परिषद का निर्माण किया गया। द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज entrusted with a task of administrative setup।
भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। क्वींस प्रोक्लेमेशन। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट विक्टोरी ऑफ इंडिया। द क्वींस ऑफ इंग्लैंड इशूड ए proclamation which was read out by Governor General Canning at a दरबार in इलाहाबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इस समय इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा जारी की और जिसे भारत में कैनिंग ने इलाहाबाद के एक दरबार में पढ़कर सुनाया। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेंटेड। अपनी घोषणा में महारानी ने कहा था कि एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। It also promised to pay due respect to age-old customs and traditions of India. भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। Justice will be imparted on the basis of equality, benevolence of religious tolerance. न्याय में समानता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। It promised not to disclaim the right of Indian prince and their right would be protected. भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों के हनन नहीं किया जाएगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। There will be no discriminations on the basis of caste and religions to enter the administrative services. प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। It promised to take measures for moral and material progress of India. भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। Indian and the British will be treated as equal. भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। The proclamation of the Queen of England was welcomed in India. The educated class in India lauded the proclamation, but it was a hoax. In fact, British government did not take up any welfare measures for Indians. The interest of England was above the Indian interest for the British government in India. इंग्लैंड की महारानी की इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया। शिक्षित वर्ग ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, किंतु इस घोषणा में किए गए वादे मात्र छलावा सिद्ध हुए। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हित के कोई निर्णय नहीं लिया गया। ब्रिटिश सरकार के लिए इंग्लैंड के हित सर्वोपरि था तथा भारत के हित महत्वहीन। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। By this time, British Empire had also started expanding in other parts of the world. In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interest in other parts of the world. Indian resources were used to bear the cost of British wars against other nations, so the administrative system of India was under complete control of the British. इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व के अन्य देशों में होने लगा था। इंग्लैंड के आर्थिक हितों के लिए भारत और भारतीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा।
था। भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देशों में युद्ध का खर्च वहन करता था, इसलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाने लगा। इंडिया सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरिएट, भारत सचिव एवं सचिवालय। Under the 1858 Act, the post of the Secretary of India was created and he was given all the affairs of India. He used to manage India's affairs of administration from England and was accountable to the Parliament of India. A 15-member council was formed to assist him. This office was now as Indian Secretariat. In England, it was also called Indian Office. It had various departments, thus salaries and other expenses of this office were borne by the taxpayer of India. 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव का पद का निर्माण किया गया और उसे भारत सरकार के पूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन को पूर्ण ध्यान रखता था तथा इंग्लैंड के सांसद के प्रति उत्तरदायी था। इसका सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इंग्लैंड में इस कार्यालय को भारत सचिवालय कहा गया और इसे इंडिया ऑफिस भी कहा जाता था। इसके अनेक विभाग बनाए गए। भारत सचिवालय के सभी कर्मचारी के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सभी खर्च की राशि भारत से वसूल की जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वायसराय एंड हिज काउंसिल, भारत सरकार, वायसराय एवं उनकी परिषद। एज पर चेंजेस मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, now the Governor General became the Viceroy and was the representative of the British monarch. The Viceroy was the supreme administrative officer in India. A 4-member council was made to assistant below Viceroy and it was now as Executive Council. 1858 ईस्वी में अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय का नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। भारत में वायसराय सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। इस कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था। YN Act passed in 1861, addition of 6 to 12 members was made to the Executive Council of Governor General. Later number of members was increased. 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। बाद में उस सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। The Act also introduced provisional councils. The legislative councils were also formed in other provinces after Bengal, Bombay and Madras. The legislative councils were responsible for provisional administrations, but before enacting and law permissions for Governor General was a must. The governor was the highest authority of the provinces. प्रांतों की विधान परिषद स्थापित की गई। बंगाल, बम्बई और मद्रास के बाद अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कोई भी कानून बनाने में पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी था। The 1865 Act also increased the financial authority of Governor General. He had the power to limit or change the boundaries to provinces and legislative council. 1865 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई। उस विधान परिषदों और प्रांतों की सीमाएं निश्चित करने या परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। In 1869, the Governor General was given power to enact law for Indians living abroad.
1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। In 1876, Royal Title Ordinance was passed, which declared the Queen of England as Queen of India on April 28, 1876। 1876 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया। In 1892, the Indian Councils Act was passed and additional 16 members were appointed in councils। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर परिषदों में अधिकतम अतिरिक्त 16 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। Later in 1909, 1919 and 1935, Indian government ordinance was passed to increase the number of the members of legislative councils at the sole power was vested with the viceroy। आगे चलकर 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी एवं 1935 ईस्वी में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक शक्ति वायसराय के पास रही। थैंक यू।